हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 20 में 20 नंबर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं और उधर आप लोग का 50 में 50 की भी तैयारी चल रही है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपके 10th साइंस के, जो कि एग्जाम में आएंगे 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और मेरे साथ ही आप लोगों को आंसर बताना। मुझसे पहले ही आपको बता के लास्ट में बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ता हूं। क्षारीय विलयन का पीएच मान है। जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी 7 से अधिक। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सबको मालूम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से कम अम्ल का होता है, 7 तो आपका उदासीन होता है, तो 7 से अधिक ही तो आपका होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान। सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम बताइए। धावन सोडा मतलब कपड़े धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का कि धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? तो मुझसे पहले ही कमेंट करके आप बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, सोडियम कार्बोनेट होता है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है? फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। जो फफोलेदार तांबे आते हैं उसमें कॉपर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? ऑप्शन ए 98%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 30%। कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। फफोलेदार तांबे में कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबका आंसर आना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 98%। कितना? 98% फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं गमन करती हैं सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर कि जो प्रकाश की किरणें हैं गमन करती हैं, कैसे गमन करती हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है? प्रश्न नंबर 5वां यह है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए वायु का, ऑप्शन बी बर्फ का, ऑप्शन सी कांच का, ऑप्शन डी हीरा का। बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अगर अधिक होगा हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5वें का डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 में दिखाता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा पूरा आप लोगों को अच्छे तरीके से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है अथवा निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? ठीक है, अब मैं बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। इतना भी दिखेगा तभी आप बता दोगे कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबको मालूम है कि ये जो जूल होता है, जूल किसका मात्रक होता है? पावर का, शक्ति का। ठीक है, अब पावर कह रहा हूँ, सॉरी हीट का, उष्मा का। जूल किसका होता है? हीट का, उष्मा का। वाट किसका होता है? तो वाट आपका पावर का होता है, शक्ति का। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का, आई का। और वोल्ट जो होता है वो भी विभवांतर। मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा हमने तीनों को बता दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 7वां जो है इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ठीक है, विद्युत जो बल्ब है उसका जो तंतु, जो पीला बल्ब आप देखते हो, पीला बल्ब, तो पीला बल्ब के अंदर जो जलता है, जो तंतु बना होता है वो किस धातु का बना होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए लोहा का। ठीक है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी सोना का।
तो कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर, कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है किस धातु का बना होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8वां यह है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, अभी हमने जस्ट बताया, उसका जिक्र किया था हमने कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, या तो पूछ लेता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए वाट, तो वाट तो होगा नहीं, अभी हमने बताया कि किसका होता है भैया? शक्ति का। वोल्ट भी नहीं होगा, अभी हमने देखा कि वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। ओम भी नहीं होगा, ओम होता है प्रतिरोध का। बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इस तरह आप लोगों को पूरे के पूरे प्रश्न याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां अगर हो गया तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। अब प्रश्न नंबर 9 ये अभिक्रिया दिया है, कितना सिंपल अभिक्रिया दिया है। पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया है कौन सा, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि संयोजन है कि इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप रिएक्शन को ही एक बार देख लो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ रिएक्शन को ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे तरीके से। यहाँ तक रिएक्शन है, देख लो। अब इस रिएक्शन को देख के बताना है कौन सा इसमें अभिक्रिया हुई है। तो सिंपल देखो, यहाँ लोहा अभिक्रिया करा है कापर सल्फेट से। ठीक है, लोहा कापर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। अब ये लोहा देखो इधर कापर को अलग कर दिया सल्फेट से, और लोहा जाकर सल्फेट से मिल गया। मतलब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल विस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां बताइए, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10वें का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है भैया। तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। मुझसे पहले ही आप लोग बता दीजिए, सब जानेंगे ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ये ऊष्मा भी निकालता है। ठीक है, श्वसन की अगर हम बात करें तो ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में यह पूछा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी, समझ रहे हैं ना। तो किडनी संबंधित है, किससे संबंधित है किडनी? ऑप्शन में यहाँ पे पढ़ता हूँ, देखिए। ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। बताइए वृक्क जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वृक्क जो है ना, वृक्क तो उत्सर्जन से संबंधित है, क्योंकि उत्सर्जन मतलब यहाँ से हम लोग टॉयलेट निकलता है, बाहर निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, तो किडनी में ही टॉयलेट बनता है, सबको मालूम है। ठीक है, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? कह रहा है फूल का कौन सा ऐसा भाग है जो फल में बदलता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी बीजांड। बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में क्या होता है? बदलता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये प्रश्न हमेशा से आए हैं और इस बार भी आएंगे। तो सब लोग जानते हैं कौन सा? अंडाशय। अंडाशय ही जो तो है फल में बदलेगा। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कह रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, तो किन में होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में कि परजीवी में? अभी हमने आंसर ही खुद उसका बता दिया कि भैया प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधे ही बनाते हैं, मतलब हरे पौधे में क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या है देखते हैं। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? जो पीतरस है वो कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो पीतरस पूछ रहा है कि पीतरस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीतरस जो है लीवर से स्रावित होता है। लीवर मतलब यकृत से। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है आपका पीतरस। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देखिए प्रश्न 15वां क्या है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक मतलब बात करें तो वेश्म। ठीक है, वेश्मों की संख्या। कभी कभी कोष्ठक भी पूछ लेता, कभी कभी वेश्म भी पूछ लेता, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 8, 4, 1 की 4। बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो देखिए 4 कोष्ठक होते हैं। कितने? 4। 2 आलिंदा होता है और 2 निलय होता है।
टोटल मिला के 4 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पौधे में जो फ्लोएम होता है वो क्या कार्य करता है? भोजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, अमीनो अम्ल का। किसका संवहन करता है? फ्लोएम। हमने बताया था कि अगर फ्लोएम की बात आ गया है तो फ्लोएम मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, भोजन का संवहन करता है। अगर यहीं जाइलम आ जाता तो जाइलम मतलब जल, मतलब जल का संवहन करने लगता है। तो पादप में फ्लोएम भोजन का संवहन करता है और पादप में जो जाइलम है वह जल का संवहन करता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। कह रहा है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी उड़हल, ऑप्शन डी कोई उत्तर नहीं। तो देखिए, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण आप लोगों का जो है, इसका राइट आंसर है उड़हल। उड़हल जो है आप लोगों का एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं और प्रश्न नंबर 18 की तरफ, देखिए प्रश्न नंबर 18 भी बहुत सिंपल प्रश्न है, आप इसका उत्तर तुरंत बता दोगे कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र मतलब महिला में, महिला बोलते हैं मादा को, तो महिला में कौन सा भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिना। अब आप ही नोटिस करो, अंडाशय तो होता ही है महिला में, मादा में, गर्भाशय भी मादा में होता है, डिंबवाहिना भी होता है। ये शुक्रवाहिका जो है ये आप लोगों मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका, मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 क्या है? पराग कोश में होते हैं। बताइए पराग कोश में क्या होते हैं? वायदल, अंडाशय, अंडप कि पराग कड़े? बताइए। तो पराग कोश में क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे मित्र, पराग कोश में पराग कड़े होते हैं। ठीक है, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कड़े होते हैं। इसलिए 19 का ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पराग कोश में पराग कड़े होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 20वां। देखिए प्रश्न नंबर 20वां है, मानव के शुक्राणु में, क्या बोला है? मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी जो है 23, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 69। बताइए राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20वां। तो देखिए यहाँ पे मानव के गुणसूत्र में, देखिए दो तरीके से प्रश्न पूछता है। एक पूछता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या ये नहीं देगा, देखिए शुक्राणु में नहीं देगा, बस पूछेगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, आप आंसर दोगे 46। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया कि मानव के शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन बी दोगे 23। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर प्रश्न आपको सिंपल ये पूछे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तुरंत आप 46 दोगे, लेकिन यहाँ बोला मानव के शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या तो 23। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराया, कमेंट करके बताइए 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। और इस बार 20 में 20 क्वेश्चन की तैयारी चल रही है हम लोगों की, एक भी प्रश्न छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।